नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षार्थी एवं शिक्षण के मनोविज्ञान की। और हम लोग पिछले 6 दिनों से जो क्लासेस करते आ रहे हैं वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की टीचिंग जॉब के लिए है, जो कि पीजीटी और टीजीटी के लिए हम लोग कोर्स कवर कर रहे हैं। पीआरटी के लिए इससे कोई लेना देना नहीं है, पीआरटी का सिलेबस अलग है। तो पीजीटी और टीजीटी के जो 50 मार्क्स का जो पैडागोगी से रिलेटेड जो सिलेबस है उसको हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। और कोशिश है कि हम लोग 100% इससे हमारा निकल जाए। और आज का जो टॉपिक है इससे आपका 13 से 18 क्वेश्चन आने की संभावना है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब आपका 13 से 18 क्वेश्चन अगर एक ही टॉपिक से कवर हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास स्कोर करने का चांस बहुत अच्छा होता है। तो यही मौका है, तो हम लोग अपने चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, इसी मौके को हम लोग कैच कर सकते हैं, भुना सकते हैं। तो हम लोग आज बात कर रहे थे शिक्षार्थी एवं शिक्षण के मनोविज्ञान की। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो मनोविज्ञान का वह शाखा है जो शिक्षा प्रक्रिया में मानव व्यवहार, उनका अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, उनके शिक्षण विधियाँ, पढ़ाने के जो तरीके होते हैं इनका वो, और शिक्षार्थी की आवश्यकता का अध्ययन करती है। यानी कि जो शैक्षणिक मनोविज्ञान जो होता है वो क्या करता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, उनके लर्निंग का अध्ययन करता है कि वो किस प्रकार से सीखते हैं, उनका सीखने का जो प्रोसेस है वो क्या है, और वो किस तरीके से आसानी से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे का सीखने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, और शिक्षार्थी की आवश्यकता क्या है। तो एनईपी में जो समावेशी शिक्षा के बारे में चर्चा की गई है वो यही है कि हम सभी बच्चों को उनकी आवश्यकता के अनुसार ही जो शिक्षण सामग्री है वो उनको हम प्रदान करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो स्किनर के अनुसार जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान का परिभाषा वो है कि एक प्रकार का ये अनुशासन है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान वह अनुशासन है जो यह अध्ययन करता है कि लोग कैसे सीखते हैं और शिक्षक कैसे सिखाते हैं। तो एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है कि जो हम लोग का जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है एक डिसिप्लिन के अंदर में रहकर ये स्टडी कर रहा है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं और शिक्षक उसको कैसे सिखा रहे हैं। तो इस जो शिक्षण और सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है इसमें मुख्य तत्व क्या काम कर रहा है? अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम मतलब लर्निंग का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या है, यानी कि जो शिक्षार्थी है, जो सीखने वाला है, उसका प्रेयर नॉलेज क्या है, वो पहले से क्या क्या जानता है, उसका क्या क्वालिटी है। कक्षा में व्यवहार कैसा है शिक्षक का, विद्यार्थी का, उनके सहपाठियों का। शिक्षण विधियाँ अलग अलग क्या क्या प्रोसेस है पढ़ाने का। तो ये मुख्य तत्व हैं जो इस पर डिपेंड करता है। एक उदाहरण के हम लोग लेकर के चलें अगर हम लोग, तो ये देखते हैं कि अगर एक लड़का जो कि गणित में कमज़ोर है तो शैक्षिक मनोविज्ञान यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसका अधिगम शैली कौन सी है, वो किस प्रकार से लर्निंग कर रहा है, किस प्रकार से वो सीख रहा है, ठीक है, वो किस प्रकार की प्रेरणा से बेहतर और सीख सकता है। यानी कि हम उसको किस प्रकार से सिखाएंगे कि वो और अच्छी तरह से सीख जाएगा, और शिक्षक कौन कौन सी विधि अपनाकर उसको प्रभावी ढंग से सिखा सकता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ देखा जा रहा है कि अगर बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बच्चा का सीखता किस प्रकार से है वो, ठीक है, और उसको ऐसा कौन सा चीज़ है शिक्षण प्रक्रिया में, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसको प्रेरित करती है सीखने के लिए, ठीक है, उसको शिक्षक के करीब लाता है, उसको लर्निंग के नज़दीक लाता है, और शिक्षक कौन कौन सा प्रोसेस अपनाता है जिससे कि वो बच्चे को आसानी से और प्रभावी ढंग से सिखा सके। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का मतलब यही एक रिसर्च होता है कि स्टडी होता है जो कि शैक्षिक मनोविज्ञान करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो क्या है, यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो होता है विद्यार्थी का अध्ययन, ठीक है। तो विद्यार्थी का अध्ययन क्या है, उसका मानसिक विकास, उसका भावनात्मक विकास, उसकी बुद्धि क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका अभिरुचि क्या है, ठीक है, और सीखने की योग्यताएं उसके अंदर क्या क्या हैं, और उसको सीखने से रोकने के लिए क्या क्या उसके कारक जो है वो बाधक बनते हैं। तो ये एक ऐसा क्षेत्र, ये भी एक स्कोप है जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं कि इस विद्यार्थी जो है, जो शिक्षार्थी है, उसका मानसिक विकास कितना है, उसका भावनात्मक विकास कितना है, उसके इंटेलेक्ट, उसका इंटरेस्ट, उनके सारी चीज़ों को हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है, स्कोप है, वो है अधिगम की प्रक्रिया। लर्निंग जो प्रोसेस है वो कैसा है, अधिगम के सिद्धांत जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग,
ठीक है, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें हैं। तो अधिगम का सिद्धांत कौन सा फॉलो हो रहा है? प्रेरणा एवं ध्यान, स्मृति एवं विस्मृति, यानी कि उसका जो किसको क्या उसको इंटरेक्ट मतलब क्या उसको अट्रैक्ट करता है, क्या उसका ध्यान किधर आकर्षित होता है, कौन सी ऐसी प्रोसेस होता है या कौन सा ऐसा कार्य है क्लास में जो बच्चे के ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, वो याद कैसे कर पाता है ना, कौन सी ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। शिक्षण विधियाँ एवं रणनीतियाँ, तो शिक्षक जो होता है ना वो अलग अलग शिक्षण विधि यानी कि अलग अलग तरीका अपनाता है, जैसे कि विजुअल्स यूज़ करता है क्लास में, स्मार्ट क्लास है, पोस्टर्स होते हैं, बैनर्स होता है, ठीक है, चार्ट होते हैं, तो ये सब विजुअल्स है। ऑडिटोरी है, ऑडिटोरी जहाँ हम लोग उनको कुछ सुनाते भी हैं, कहानियाँ सुना सकते हैं, अलग अलग लोगों की आवाज़ सुना करके भी उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और कैनेस्थेटिक होता है। तो बच्चों में ये सारी चीज़ें हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कक्षा प्रबंधन, आपका जो क्लास मैनेजमेंट होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है अधिगम का, लर्निंग प्रोसेस का। तो आपका जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो कैसा है, इस पर भी हम लोग विचार करते हैं। मूल्यांकन की विधियाँ, और जब आपका अधिगम पूरा हो जाता है, अधिगम जो पूरा होता है तो हम लोग वहाँ पर मूल्यांकन करते हैं बच्चे का, वो मूल्यांकन करने का तरीका आपका कैसा है। तो मूल्यांकन करते समय हम लोग दो चीज़ रखते हैं, एक तो होता है लर्निंग प्रोसेस के बीच में असेसमेंट करना, और दूसरा होता है लर्निंग प्रोसेस ख़त्म होने के बाद असेसमेंट करना, यानी कि मूल्यांकन करना। चौथा जो स्कोप है वो है व्यक्तित्व विकास और समायोजन। व्यक्तित्व के विकास, जैसे कि फ्रायड और एडलर के अनुसार जो था व्यक्तित्व का विकास कैसे करना है उसका, और भावनात्मक एवं सामाजिक समायोजन उसका कैसे करना है, इस पर भी हम लोग करते हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे, अब क्लास में क्या होते हैं कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको खास ज़रूरत होती है, उन पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है, जैसे कि मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दूसरे बच्चों से हट करके होते हैं और उनमें एक विशेष गुण होता है, ठीक है, जो कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वहाँ पर उनको सीखने में दिक्कत होता है। तो उनको लेकर के आपकी रणनीति क्या होती है, उनको लेकर के आपका जो लर्निंग प्रोसेस होता है क्या अपनाते हैं, ये भी इसमें आता है, स्कोप है ये आपके लिए, जहाँ पर हम लोग को काम करना पड़ता है। प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, कोई कोई बच्चे बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव होते हैं, प्रो एक्टिव होते हैं, तो वो क्या होता है कि आप क्लास में जो बता रहे हो उनको ऑलरेडी पहले से पता होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या आपके पास रूटीन है, क्या आपके पास स्ट्रैटेजी आप अपनाते हो ऐसे बच्चों के लिए। श्रवण और दृष्टि बाधित बच्चे, ऐसे बच्चे भी होते हैं क्लास में जो को जिनको सुनने में दिक्कत होता है, जिनको देखने में दिक्कत होता है, तो ऐसे बच्चों के लिए आपके पास क्या प्लानिंग होता है कि किस प्रकार से आप स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। अगर एक उदाहरण ले लें इसका हम लोग, कि अगर कोई मान लीजिए कि जो बालक ध्यान केंद्रित करने की कमी है, जो प्रोएक्टिव की बात मैंने अभी की, कि अगर मान लीजिए कि बच्चा प्रोएक्टिव है मतलब बहुत ही चंचल है, किसी एक चीज़ पर उसका फोकस नहीं रहता है, वो हमेशा एकदम छटपटाते रहता है क्लास में, तो ऐसे बच्चे जो है उसके लिए आप किस प्रकार का स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि शैक्षणिक मनोविज्ञान जो होता है ना, शिक्षक को ये जानने में सहायता करता है कि वह बच्चा ADHD होता है, जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं ना, जो इससे ग्रसित होता है, वो बच्चा क्या होता है क्लास में कभी शांत नहीं बैठेगा, वो छटर पटर करते रहता है, वो उछल कूद करते रहेगा और दूसरों को भी डिस्टर्ब करता है, और मतलब वो आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। क्यों? या तो वो पहले से जानता है, और या तो वो अपने मन को स्थिर नहीं कर पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है। तो उस तरह के बच्चों को जानने में भी सहायता करता है ये पर्सन। तो ये केवल प्रेरणा की कमी होता है, ठीक है। तो हम लोगों को देखते हैं कि क्या है वो बच्चा एक्चुअल में प्रोएक्टिव है, या फिर उसको इंस्पिरेशन की कमी है, या उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहा है। अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे तो हो सकता है कि क्लास में वो वापस आ जाए। तो इस तरह की चीज़ें उसमें हम लोग करते हैं। तो ये सब स्कोप है जो आपका शैक्षणिक मनोविज्ञान के ये में आता है। शैक्षणिक मनोविज्ञान का महत्व क्या है, उसका इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके लाभ क्या क्या होते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपको शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा? पहला है कि प्रभावी शिक्षण की योजना बनाने में सहायता। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग शैक्षिक मनोविज्ञान अगर हम लोग पहले से स्टडी करके रखते हैं, उस पर हम लोग सारा काम करके रखते हैं, तो आपको हर एक बच्चों के लिए, अलग अलग बच्चों के लिए प्रभावी शैक्षिक योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है कि आप अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए आप अलग अलग
स्ट्रैटेजी आप प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, विद्यार्थियों की क्षमता और उनके सीखने के जो उनका जो अंदर का जो ये है उसके आधार पर आप बना सकते हैं। ठीक है, शिक्षार्थी को समझने में सहायता करता है। हर बच्चा अलग होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को यह समझने में मदद करता है कि कौन सा बच्चा कैसे सीख रहा है और उसको आप कैसे सिखाएंगे। मूल्यांकन की विधियों का चयन, नैतिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक मूल्यांकन की उचित विधियां अपनाई जा सकती हैं। ठीक है, प्रेरणा देने के तरीके सीखना। तो अगर हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, उस पर हम लोग काम करते हैं, तो हम बच्चों को मोटिवेट करने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उनका जो इंटरेस्ट है उनको हम अपनी तरफ ले सकें, पढ़ाई की तरफ ला सकें और उनको ज्ञान प्रदान किया जा सके। कक्षा में प्रबंधन में सहायता होता है, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट में हेल्प करता है ये। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को अनुशासन बनाए रखने में और शांति से व्यवहार करने में और संवादात्मक कक्षा वातावरण बनाने में भी सहायता करता है। तो क्लासरूम मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी अधिगम यानी कि लर्निंग प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। ये क्यों होता है ये? क्योंकि आपका 40 मिनट का पीरियड ही होता है। तो 40 मिनट में आना जाना, पढ़ाना और उनके प्रेयर नॉलेज को चेक करना, असेसमेंट चेक करना, ये सारी चीज़ें करना तभी संभव हो पाएगा जब आपका क्लासरूम डिसिप्लिन होता है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है? तो एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी शरारती है और शिक्षक उसे डांटने के बजाय सकारात्मक व्यवहार से उसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ दे, तो क्या होगा? तो ये करने में शैक्षिक मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का प्रयोग करके आप जो है शरारती बच्चों को भी अपने क्लास में शैक्षणिक धारा में आप बहा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उनको आप ला सकते हैं क्लासरूम में। तो शैक्षिक मनोविज्ञान न केवल शिक्षक को एक बेहतर शिक्षण रणनीति बनाने में सहयोग करता है, बल्कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास की दिशा में भी कार्य करता है और उसको सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह शिक्षक को एक संवेदनशील, समझदार और प्रभावशाली मार्गदर्शक बनाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है। शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में क्या संबंध है? ठीक है, एजुकेशन और साइकोलॉजी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको तो इसको हम लोग पहले समझ लें कि आखिर ये है क्या। तो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार से संबंधित है। और मनोविज्ञान यह बताता है कि व्यक्ति कैसे सीखता है, सोचता है, समझता है, व्यवहार करता है। और शिक्षा उस ज्ञान को व्यवहार में लाकर सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। तो एजुकेशन और साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी से आप बच्चों के व्यवहार को जान सकते हैं, उनके बोलने, समझने और रिएक्ट करने के ये को समझ सकते हैं, तरीक़ों को समझ सकते हैं, और उसके अनुसार आप जो है उनको सिखाने के लिए बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इस संबंध में क्या इसका जो मेन पॉइंट है ना एजुकेशन और साइकोलॉजी का, वो क्या है? शिक्षा का उद्देश्य मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से निर्धारित होता है। ठीक है, तो शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं। विद्यार्थी का अधिगम, अभिरुचियां और समस्याएं मनोविज्ञान से समझी जा सकती हैं। प्रेरणा, ध्यान, स्मृति आदि शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये खास बिंदु है। अगर हम दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वो इसीलिए होता है जिससे कि हम लोग बच्चों का जो भी होता है उसको हम लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस पर हम लोग काम कर सकें, उनको पढ़ाने की, उनके इंटरेस्ट को, उनकी प्रॉब्लम्स को हम लोग समझ सकें और उनको अपनी कक्षा में जोड़ सके। अगर एक उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं कि एक बच्चा अगर पीछे की पंक्ति में बैठकर क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, तो शिक्षक शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार उसकी ध्यान शैली को समझकर उसकी सीट बदल सकता है या उसकी रुचि बढ़ाने का उपाय कर सकता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा पीछे क्लास में बैठा हुआ है और वो उधर ड्राइंग बना रहा है, इधर क्लास चल रहा है, ड्राइंग बना रहा है, या हो सकता है कुछ और कर रहा हो, कुछ काम कर रहा हो, गेम खेल रहा हो, कुछ भी कर सकता है। तो शिक्षक क्या करते हैं, उसके मनोविज्ञान को समझकर उसको अगली पंक्ति में बैठा सकता है, अपने सामने वाली पंक्ति में बैठा सकता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बच्चे का जो ध्यान है वो पूरी तरह से टीचर पर चला जाएगा और वहाँ पर कुछ न कुछ तो वो अपनी क्लास में वो इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, उसके साइकोलॉजी को समझकर, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझकर उसको सिखाने के प्रोसेस में, सीखने के प्रोसेस में लाया जा सकता है। विकास की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये विकास क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। अब वृद्धि, ग्रोथ है, और ये दो अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। वृद्धि क्या है? शारीरिक आकार, ऊंचाई, वजन में वृद्धि और मात्रात्मक परिवर्तन। बच्चों में जो शारीरिक आकार में, उसकी बनावट में धीरे धीरे समय के अनुसार बदलाव आता है, वो लंबा होता है, वजन में वृद्धि होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी उसका शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक विकास होता है।
और दूसरा क्या, डेवलपमेंट, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक विकास, ठीक है, और में इस सब में गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह क्रमबद्ध होता है, ठीक है, हेड टू टू, सेंटर टू पेरिफेरी में। तो ये आपका चलना ही चलना है। तो विकास में अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ठीक है, और दूसरा होता है कि सभी आयामों में होता है, यानी कि शारीरिक, संज्ञात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। तो ये चारों में उनका प्रोसेस चलता है, उनका मतलब कि विकास की प्रक्रिया होती है, सभी में डेवलपमेंट होता है, ठीक है, चाहे वो शारीरिक हो, उनकी शारीरिक बनावट में भी वृद्धि होती है, संज्ञात्मक, सामाजिक और भावनात्मक, इन चारों में उनका डेवलपमेंट समय के साथ जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका होता चला जाता है। विकास के प्रमुख आयाम क्या क्या हैं? शारीरिक विकास में क्या होता है? बच्चे की लंबाई बढ़ती है, उनके अलग अलग अंगों का विकास होता है, उन्हें उनका मोच दाढ़ी वगैरह आने लग जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाता है, पियाजे के सिद्धांत जो है हमारा, ठीक है। सामाजिक विकास, समाज के साथ संपर्क और व्यवहार, बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक प्राणी बनने की दिशा में अग्रसर हो जाते हैं, दोस्त बनाते हैं, नए नए दोस्त खोजते हैं, ठीक है, और वो समझते हैं उनके व्यवहार को और उसके अनुसार वो अपना सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ठीक है। भावनात्मक विकास, भावनाओं को पहचानना और नियंत्रण करना सीखते हैं वो। नैतिक विकास क्या होता है? सही और गलत में फ़र्क करना शुरू कर देते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, विकास का आयाम है ये। तो इसी प्रकार से डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे का। जो छोटा बच्चा होता है वो घर में होता है तो वो मम्मी पापा के नज़दीक होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो अपने हम उम्र को खोजना शुरू कर देता है, वो अपने एज ग्रुप को खोजना शुरू करता है और उनके साथ खेलने का, उनसे बात करने का उनको मन करता है। तो ये सब विकास के आयाम हैं। अगर एक उदाहरण लें यहाँ पर कि एक 5 वर्षीय बच्चा जो है खेल खेल में सामाजिक व्यवहार सीखता है। कैसे सीखता है? जैसे वो साझा करना, ठीक है, टीम वर्क में काम करना, यह उसके सामाजिक और नैतिक विकास का हिस्सा होता है। तो जब वो टीम वर्क में काम करता है तो वो अपने विचारों को रखता है कि ऐसे बॉल करना है। अब मान लीजिए कोई क्रिकेट खेल रहा है बच्चा, तो उसमें होता है ना कि सभी बच्चे अपना अपना विचार देते हैं कि फील्डिंग किधर सेट करना है, कौन सी बॉल डालनी है, ठीक है, बैटिंग कर रहे हैं तो किस प्रकार से बैटिंग करना है। ये क्या होता है, अपना विचार साझा करता है और टीम वर्क में काम करना सीखता है। तो ये सब क्या है? ये सब विकास का प्रमुख आयाम है। इंटेलिजेंस की बात करते हैं हम लोग, बुद्धि की बात करते हैं। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिससे व्यक्ति समस्याओं को हल करता है, नई चीज़ें खोजता है, सीखता है और अनुभवों से सीख कर उसको अपने अनुकूल बनाता है, ये कहलाती है बुद्धि। अब बुद्धि की परिभाषा क्या है? अल्फ्रेड बेनेट के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति तर्क करता है, अनुभवों से सीखता है और वातावरण से अनुकूलन करता है। बुद्धि के कितने प्रकार हैं? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के 8 प्रकार हैं और इस 8 प्रकार में भाषिक बुद्धि है, लिंग्विस्टिक है, तार्किक गणितीय बुद्धि है, लॉजिकल मैथमेटिकल है, स्थानिक बुद्धि है, स्पेटियल है, शारीरिक गतिशील बुद्धि है, बॉडियल काइनेस्थेटिक है, संगीतात्मक बुद्धि है, म्यूजिकल है, अंतर्व्यक्तिगत है, इंटरपर्सनल है, पारस्परिक है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल है। 8वां जो है वो है प्राकृतिक यानी कि नेचुरलिस्टिक है। तो ये 8 तरह के बुद्धि हैं जिसका विकास होता है समय के साथ में। अब बुद्धि को मापने का तरीका क्या होता है? तो बुद्धि को मापने का यानी कि IQ जो होता है उसको हम लोग कैसे मापते हैं? तो मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु, ठीक है। तो बेनेट सीमोन टेस्ट था ये और स्टैनफोर्ड टेस्ट भी है। तो ये अलग अलग टेस्ट है जिससे कि हम लोग बुद्धि मापन के अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग किसी के इंटेलेक्चुअल और उसका जो इंटेलेक्ट है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक उदाहरण यहाँ पर है कि एक छात्र जो गणित में कमज़ोर है लेकिन चित्रों में अच्छा है, उसमें स्थानिक और दिशात्मक बुद्धि अधिक हो सकती है। तो शिक्षक को उसको इसी विशेषता के आधार पर शिक्षण रणनीति बनानी चाहिए। तो ये जो है ना, ये क्या होता है कि हर एक बच्चे का जो इंटेलेक्ट लेवल होता है ना वो अलग अलग होता है। सभी बच्चे कोई ज़रूरी नहीं कि मैथ में 100 लाने वाले ही हों, ठीक है। सभी बच्चे ऐसे नहीं होते कि अच्छी पेंटिंग ही बनाते हों। तो सभी बच्चों का जो बौद्धिक स्तर होता है ना वो अलग अलग होता है और अगर हम उसके बौद्धिक अच्छा स्तर को पहचानते हैं कि उसके अंदर कौन सा चीज़ ऐसा है जो बहुत अच्छा है तो उसको हम लोग सही दिशा में गाइड कर सकते हैं, उसको सही दिशा में आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो एक काउंसलर यानी कि टीचर जो होता है ना, काउंसलर भी होता है और वो इसी गुण को यूज़ करता है जिससे कि बच्चों को सही डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। तो शिक्षा और मनोविज्ञान का गहरा संबंध है। शिक्षक को बच्चों की विकास प्रक्रिया और बुद्धि को समझकर ही प्रभावित शिक्षण करना चाहिए और हर विद्यार्थी भिन्न होता है, यही शैक्षिक मनोविज्ञान का मूल आधार है।
और यही हमारा एनईपी का भी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी मेन बेस है कि हमें समावेशी शिक्षा देना है बच्चों को, यानी कि बच्चों की ज़रूरत के अनुसार हमें उसको शिक्षा देना है, ना कि हम लोग क्लास में गए और सीधे पढ़ाकर चले गए। ऐसा नहीं करना है। आपके लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण है और हर बच्चे पर आपको स्पेशल फोकस करना है। शिक्षार्थी एवं शिक्षण का मनोविज्ञान का जो एक पूरा कंक्लूजन है, जो अभी तक हम लोग ने देखे हैं, उसका एक छोटा सा एक चार्ट है ये, कि शिक्षा क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन है। मनोविज्ञान किसे कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया को हम लोग, सीखने की प्रक्रिया की समझ को हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। और शिक्षा को वैज्ञानिक रूप देने में क्या सहायक होता है, शिक्षा और मनोविज्ञान। तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है हमें, कि जब एक बच्चा ध्यान नहीं देता है तो शिक्षक उसके सीखने की शैली के अनुसार अपनी सिखाने की प्रक्रिया को बदलता है और उसको सिखाने की कोशिश करता है। विकास की प्रक्रिया क्या है, यानी कि वृद्धि है, शारीरिक परिवर्तन। विकास मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। तो वृद्धि होता है उसके शरीर में, उसके बनावट में, और विकास उसका मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। और ये प्रक्रिया क्या होती है, चरणबद्ध प्रक्रिया होती है, क्रमिक प्रक्रिया होती है, चलते रहती है, जीवन पर्यंत ये चलते रहता है, ठीक है। बच्चा पहले रेंगता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है, ये उसका शारीरिक विकास हो गया। बच्चा आपकी बातों को समझता है, रिएक्ट करता है, और सही और गलत में जब फ़र्क महसूस करने लग जाता है तो वो उसका मानसिक विकास होने लग जाता है, सामाजिक विकास होने लग जाता है, ठीक है। बुद्धि, इंटेलिजेंस कैसे होता है, समस्याएं जब सुलझाने की क्षमता बच्चे में आ जाती है तो वो उसका इंटेलिजेंस लेवल कहलाता है। और इसको हम लोग नापते हैं, अलग अलग मापने की जो प्रक्रिया होती है उससे। बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस जो भी होता है। एक छात्र संगीत में निपुण है परंतु गणित में नहीं है, तो इससे क्या होगा, उसका जो संगीतात्मक बुद्धि है वो अधिक है, और उस बच्चे को हम लोग उसी मार्ग की ओर या उसी रास्ते में हम उसको लेकर चलते हैं जिससे कि उसको सक्सेस प्राप्त होता है। शिक्षार्थी एवं शिक्षण की मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत हम लोग जो है आगे मापने का, लर्निंग जो होता है उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो अधिगम हम लोग जो मापते हैं कैसे करेंगे उस पर भी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। अधिगम, लर्निंग का क्या अर्थ होता है, अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभव और अभ्यास से व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आता है, ठीक है। तो अधिगम का क्या विशेषताएं हैं, अधिगम अनुभव पर आधारित होता है, यह अभ्यास से होता है और इसमें व्यवहार में परिवर्तन आता है। अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग जो होता है ना वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है, ठीक है। दूसरा, लर्निंग एक प्रैक्टिस प्रोसेस होता है, आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, और जब आप लर्निंग में आ जाते हैं तो वो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो लर्निंग प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, हमेशा चलते रहता है। बच्चा बार बार गिर कर चलना सीखता है, यह अभ्यास आधारित अधिगम है, ठीक है। छोटा बच्चा होता है, जब वो खाने लगता है तो जब वो पहला निवाला लेता है तो वो उसके नाक में, मुंह में कहीं भी चला जाता है, लेकिन जब वो डेली इसी काम को करते रहता है तो एक समय ऐसा आता है ना जब वो अंधेरे में आंख बंद करके भी जब निवाला उठाता है खाने का तो वो सीधे उसके मुंह में ही जाता है। तो ये क्या हो गया, ये भी आपका एक लर्निंग प्रोसेस का एक रिजल्ट होता है। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग। सो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर सिद्धांत था, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। तो सीखना प्रयासों और गलतियों से होता है। तो ये सारी जो पॉइंट्स बने हुए हैं ना, ये पॉइंट्स जो है आपका MCQ पॉइंट्स है ये सब, और इससे आपको आसानी हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेसिकली होता क्या है ना कि हम लोग जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम लोग थ्योरी पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर ज़्यादा नहीं जाते हैं। और सही भी है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना है तो आपके पास केवल MCQ ही होता है, और आप जब केवल MCQ को ही जब आप मेमोराइज़ करना शुरू कर देते हैं ना, 1000-2000 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसी 1000-2000 क्वेश्चन में से आपका 50 क्वेश्चन भी आना ही आना है, ठीक है। और 50 अगर नहीं भी आता तो आपका 45 तो आ ही जाता है। तो इस प्रकार से जो मेमोराइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो सबसे अच्छा होता है जहाँ पर MCQ आधारित एग्जाम होते हैं वहाँ के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर भी ध्यान दे देना चाहिए, कि अगर मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना तो क्वेश्चन कैसा भी आए वो आप उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो थॉर्नडाइक का जो ट्रायल एंड एरर सिद्धांत है वो सीखना प्रयासों और गलतियों से होता है, ऐसा मानना है उनका, और सफल प्रयास को दोहराया जाता है, ठीक है। इसका नियम क्या है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। उदाहरण, बिल्ली पिंजरे से निकलने के लिए कई प्रयास करती है, सफल प्रयास को वो दोहराती है। तो अगर मान लीजिए कोई बिल्ली है पिंजरे में कैद है और उसका एक आप
उसको बंद कर दें, वो आप देखिएगा अब मंडराना शुरू करती है, चारों तरफ घूमते रहती है और वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करती है। ठीक है, आप क्या करें, कुछ देर के बाद जब उसका दरवाज़ा खोल देते हैं तो वो घूमते घूमते सही दरवाजे तक आ जाती है और वो उस कोशिश को फिर से करती है, यानी कि वो फिर घुसती है फिर निकलती है, यानी कि वो क्या करती है, उस सफल प्रयास को दोहराती है, 1 बार 2 बार 3 बार। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन, क्लासिकल कंडीशनिंग, प्रतिक्रिया को किसी नए उद्दीपन से जोड़ना। ठीक है, उदाहरण, घंटी बजाने पर कुत्ता लार टपकाता है। तो लार टपकाना क्या है, ये उद्दीपन है, ये क्या करता है, उसको प्रेरित करता है किसी काम को करने के। जैसे हम लोग अभी अगर मैं बात कर लूँ इमली, तो इमली शब्द सुनते के साथ क्या होता है कि आपको जो है अपने ये के पास में कुछ महसूस होने लग जाता है। ठीक है, मुंह में पानी आ जाता है। तो ये क्या, ये उद्दीपन है। तो उद्दीपन कैसे हुआ, जब इमली का नाम सुने तो आपके मुंह में पानी आ गया, तो ये उद्दीपन का काम करता है इमली का नाम। तो प्रतिक्रिया जो होती है ना, किसी नए उद्दीपन से जोड़ती है। जैसे कि घंटी बजाने पर कुत्ता लार टपकाता है, क्यों, क्योंकि घंटी बजाने को भोजन से जोड़ा गया था। भोजन से जोड़ा गया था कहने का मतलब क्या हो गया कि एक मालिक जो है वो अपने कुत्ते को जब भी खाना देता है दोपहर में, लंच के समय में, तो वो पहले घंटी बजाता है। ठीक है, तो पहले दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी वो खाना देता है तो उसके पहले वो घंटी बजाता है। तो कुत्ता ये मान लिया, ठीक है, कुत्ता जो है वो मान लिया कि घंटी जैसी बजेगी इसका मतलब कि मुझे खाना मिलने वाला है, और कुत्ता क्या करता है, वो घंटी बजने के साथ ही लार टपकाना शुरू कर देता है कि बस खाना अब खाना है। ठीक है, तो खाने को लेकर के उसका जो उद्दीपन है वो बढ़ जाता है। तो कैसे हुआ, वो घंटी बजने से हुआ है। तो ये पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था। स्किनर का ऑपरेंटेंट अनुबंध क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, दंड या पुरस्कार के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना। हम लोग क्या करते हैं, किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। तो पुरस्कृत करने का क्या कारण होता है, पुरस्कृत करने के उद्देश्य ये होता है कि हम बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाएं, कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहो और इससे भी अच्छा मार्क्स लाओगे तो हम आपको और भी अच्छी तरह से पुरस्कृत करेंगे। उसी तरह से क्या होता है, दंड देना, यानी कि अगर कोई बच्चा कुछ बदमाशी करता है तो हम उसे दंड देते हैं और बताते हैं कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। व्यवहार को मजबूती देने में प्रशंसा की भूमिका होती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई अच्छा काम करता है, हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करना क्या होता है, उसके व्यवहार को और ज़्यादा करता है। आप एक चीज़ देखिएगा, यूट्यूब चैनल पर जब हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस चलता है, तो यहाँ पर भी वही काम करता है। जब आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को हमारे जब कंप्लीट आप अंत तक देखते हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें ऑपरेंट कंडीशनिंग में लाता है, यानी कि ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है और हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं, आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने और समझाने की कोशिश करते हैं, बेहतर से बेहतर आपको बताना चाहते हैं। तो ये आपके द्वारा जो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, ये क्या करता है, एक हमारे व्यवहार को और मजबूती प्रदान करता है। तो ये केवल आपके सीखने के लिए नहीं है, आप अभी भी हैं बैठे हुए तो आप 1 सेकंड लेकर आप बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हमें क्या होगा कि हमारे काम करने में भी और उत्साह बढ़ जाएगा और हम जो हैं इसको और अच्छी तरह से बेहतर से आपको दे पाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण है कि बच्चा अगर सही उत्तर देता है तो शिक्षक उसे शाबाशी देते हैं, और तब क्या होता है कि वो बच्चा अगली बार भी ध्यान से उत्तर देता है और उत्तर देने के लिए उत्साहित रहता है। तो ये एक प्रकार से स्किनर का ऑपरेंट अनुबंध था। ये गैसाल्ट का सिद्धांत क्या बोलता है, अधिगम जो है समग्र रूप में होता है, भागों में नहीं होता है। इनका कहना है कि अधिगम जो है, लर्निंग जो है वो कंप्लीट होता है, तोड़ कर नहीं होता है। अंतर्दृष्टि आधारित अधिगम, यानी कि इनसाइट आधारित अधिगम। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर है कि एक बंदर को अंदर दृष्टि से समझ में आता है कि डंडियों को जोड़कर केला लाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि ये क्या है कि अधिगम जो है वो पूरे कंप्लीट में चलता है। जैसे एक बंदर है, उसको पिंजरे में रख दिया गया है और छत पर एक केला टांग दिया गया है। ठीक है, और वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स रख दिया गया है, ब्लॉक्स रखे गए हैं बॉक्स के, जिससे कि बंदर जो है उसको अगर वो एक पर एक रखेगा तो वो केले तक पहुँच सकता है। या फिर एक डंडा रखा गया है लंबा सा, जिसको उठाकर बंदर जो है वो केले तक पहुँच सकता है, उसको तोड़ सकता है। तो बंदर क्या करता है, इधर उधर घूमता है, देखता है, डंडे को उठाता है, और जब वो उठाता है, उसको खेलता है उसके साथ में, तब उसको समझ में आ जाता है कि अरे इस डंडे से हम केला तक पहुंच सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा जो इनसाइट आधारित अधिगम हो गया, यानी कि उसको अंतर दृष्टि उसको मिल गया, उसको ज्ञान हुआ कि हम इस डंडे से केला को तोड़ सकते हैं, या फिर उस ब्लॉक को एक के ऊपर रख कर हम केले तक
पहुंच सकते हैं। तो इससे हम लोग बोलते हैं गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी। बैंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ बैंडूरा। तो अधिगम अनुकरण के माध्यम से होता है। इनका कहना है कि अधिगम जो है वो इमिटेशन के थ्रू होता है, यानी कि बच्चा अपने माता पिता के व्यवहार की नकल करता है। तो यही हो गया इमिटेशन हो गया कि माँ बाप जैसा व्यवहार करेंगे घर में आने वाले गेस्ट के साथ में, या माँ बाप जैसा व्यवहार करते हैं किसी और के साथ में, बच्चा उसी को देख देख करके सीखता है, फॉलो करता है, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेता है। अब चलते हैं हम लोग जी उसमें अधिगम का मापन क्या होता है। अधिगम असाधारण बच्चों की शिक्षा और मनोविज्ञान। तो साइकोलॉजी एंड एजुकेशन ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, उस पर हम लोग बात करते हैं कि असाधारण बच्चे कौन होते हैं। असाधारण बच्चे वो होते हैं जिनकी क्षमताएं सामान्य बच्चों से अलग होती है। वे या तो सामान्य से ऊपर होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान उनको एक्स्ट्रा देके आती है कि बस एक बार पेज को पलटते हैं एकदम स्कैन हो जाता है, उनका दिमाग में छप गया, ठीक है। वो क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। या फिर थोड़ा सा नीचे भी होते हैं, जैसे कि बैकवर्ड होते हैं, मेंटली थोड़ा सा मतलब कि मेंटली थोड़ा सा वीक होते हैं वो। तो इन्हें विशेष शैक्षणिक सहायता की आवश्यकता होती है। तो जो हाईली क्रिएटिव होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनको भी आपको अलग से समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ नहीं बैठ पाएंगे। और जो थोड़ा सा वीक होते हैं, एवरेज होते हैं, उनके लिए भी आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो रचनात्मक बच्चे कैसे होते हैं? क्रिएटिव चिल्ड्रंस, यानी कि ऐसे बच्चे जो नवीन सोच, कल्पना, प्रयोग और मौलिक विचारों में कुशल होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, तेज होते हैं। तो कैसे होते हैं ये? इनकी क्या विशेषताएं हैं? नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता, नए नए आइडियाज़ इनके अंदर में आते रहता है, मौलिकता और लचीलापन रहता है इनकी बातों में, सामान्य विधियों से हट करके ये एक समाधान निकालते हैं, कला, संगीत और लेखन में इनकी रुचि होती है। तो उदाहरण है कि एक बच्चा जो साधारण चित्रकला के बजाय अनूठी शैली में पेंटिंग करता है। तो हम लोग पेंटिंग करते हैं कॉपी में, कोई बच्चा ऐसा है जो पानी में पेंटिंग करता है, यानी कि पानी की सतह पर पेंटिंग करता है। हम लोग कॉफ़ी पीते हैं प्लेन, और वो बच्चा क्या करता है कि कॉफ़ी में ही पेंटिंग कर देती है ना। तो पेंटिंग कर देता है, कर देती है। तो ये क्या होता है? ये एक रचनात्मक बच्चे होते हैं, क्रिएटिव चिल्ड्रन होते हैं। इनका शैक्षिक उपाय क्या है? इनको हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको हम पढ़ा सकते हैं? स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहन देना, यानी इनका जो इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है उसको हमें इंकरेज करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। उनसे ओपन प्रश्न पूछने की आज़ादी उनको देनी चाहिए। प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा की ओर उनको मोड़ना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। कला, विज्ञान और साहित्य में उनको अवसर प्रदान करना चाहिए। उसी तरह से क्या होता है कि जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? गिफ्टेड बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं ना, जो कि उनका जो औसत बौद्धिक क्षमता जो होती है वो 130 से ऊपर होती है। रचनात्मकता और नेतृत्व गुणों से ये युक्त होते हैं, ये भरे हुए होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, भगवान से ही लेकर के आते हैं ऊपर से। तो इनका क्या क्या विशेषता है भाई? कम समय में सीखने की क्षमता है ये, बस ये कम समय में बस पढ़ना पलटेंगे और समझ जाएंगे ये, ठीक है। एक बार वो पेज को देखते हैं, उनके बाद उनको याद करने की जरूरत उसमें नहीं रहती है। तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक सोच ये रखते हैं और स्व प्रेरण से सीखते हैं। इनको कोई मोटिवेट नहीं करता, ये खुद से मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और अग्रिम कक्षाओं में प्रदर्शन करते हैं, यानी कि क्लास में ये सबसे टॉप पर रहते हैं, हमेशा फर्स्ट आते हैं। ऐसा बच्चा जो 8वीं कक्षा में रहते हुए भी 10वीं कक्षा के प्रश्न को हल कर लेता है। तो ये तो है। हमारे समय में जब मैं छोटा था तो उस वक्त भी हमारे पास थे एक ऐसे विद्यार्थी थे, तथागत अवतार तुलसी, जो अभी भी हैं आपका IIT मुंबई में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। तो ये क्या थे, वो अपने समय से, यानी कि इन्होंने 12 यानी बहुत ही कम उम्र में IIT की परीक्षा वगैरह देकर निकल लिए थे। तो ये क्या होते हैं? ये सब गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं जो स्वप्रेरित होते हैं, अपने से होते हैं। इनका क्या उन्नत पाठ्यक्रम, इनके लिए इनरिच सिलेबस तैयार करना चाहिए, विषय में गहराई से अध्ययन करवाना चाहिए, अतिरिक्त प्रोजेक्ट उनको देना चाहिए, और उनसे हम लोग अलग अलग रचनात्मक प्रतियोगिताओं में उनको पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पिछड़े बच्चों की, जो हमारे एवरेज हैं। ये बच्चे आयु के अनुसार अपेक्षित शैक्षणिक स्तर पर नहीं रहते हैं। ऐसे बच्चे जो 12-13 साल के हो जाते हैं और उनको अभी भी लिखना पढ़ना नहीं आता है। तो कारण क्या होता है? मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। तो बेसिकली मैं चूँकि एक गवर्नमेंट स्कूल से आता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल हैं हमारे, वहाँ पर बच्चे जो 10 साल और 11 साल की जो 9 और क्लास 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे होते हैं ना, उनमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको लिखना नहीं आता है। तो ये क्या होता है? ये होता है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण भी होता है, सामाजिक कारण भी होता है, ठीक है। जिससे कि उनका मानसिक विकास उस स्तर तक नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे उनका जो इंटेलेक्ट लेवल है वो अच्छा नहीं है, वो है, लेकिन चूंकि सामाजिक
कारणों से, आर्थिक कारणों से वो अपना इंटेलेक्ट को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए हैं, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाए हैं, इससे भी उनका पिछड़ापन होता है। तो सीखने में धीमापन होता है, ध्यान की कमी होती है, बार बार कक्षा में फेल होते हैं, आत्मविश्वास की कमी होती है ऐसे बच्चों में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि बच्चा जो है वो किस कारण से ये विशेषताओं में आता है, ठीक है। क्या उसका मानसिक कारण है, मानसिक कारण है तो उसका प्रोसेस अलग होगा, और अगर सामाजिक और आर्थिक कारण है तो उसका प्रोसेस अलग होगा। एक बच्चा जो 5वीं कक्षा में है लेकिन 3 के स्तर का कार्य कर पाता है, क्लास 4 और 5 को नहीं कर पाता है, तो वो आपका इसमें आता है। इसका क्या प्रोसेस, क्या इसका उपाय है कि रेमेडियल है, आप इनको रेमेडियल कोचिंग दे सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं, और इनको आप बार बार दोहराने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और इनको आप खास गाइडेंस दें व्यक्तिगत रूप से, तो आप इनको आगे बढ़ा सकते हैं। सशक्तिकरण की जो अलग अलग गतिविधियां हैं उनको जो है इसमें डाला जाए। सीखने में अक्षम बच्चे, लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रेन, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि सामान्य बुद्धि होने के बावजूद ये बच्चे पढ़ने लिखने, गणित या ध्यान केंद्रित करने में इनको कठिनाई होती है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, डिस्लेक्सिया, पढ़ने में कठिनाई होती है, डिस्ग्राफिया, लिखने में कठिनाई होती है, और डिस्कैलकुलिया यानी कि गणित में कठिनाई होती है, और ADHD जिसके बारे में हमने बात किया, ध्यान की कमी होती है। तो ऐसे बच्चे होते हैं। तारे ज़मीन पर एक पिक्चर आई थी ना हम लोगों की, आमिर खान की पिक्चर थी, जिसमें डिस्लेक्सिया से जो पीड़ित था वो बच्चा, जिसको पढ़ने में कठिनाई होती है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे आपको मिलेंगे क्लास में, कक्षा में, ठीक है, जो कि सामान्य बच्चों से अलग होते हैं, और उनमें जो होती है ये सारी चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना होता है कि आपको विशेष ध्यान देना होता है, और इन्हीं बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर की बहाली स्कूलों में की गई है, कि जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं वो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशली ट्रेंड किए जाते हैं, जो कि स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल नियुक्त करते हैं। मल्टी सेंसरी शिक्षण पद्धति हम लोग अपनाते हैं, और तकनीकी सहायता, टेक्स्ट टू स्पीच आदि का यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको सीखने में आसानी होती है। धैर्य और सहानुभूति से इनको पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं करना है कि इनके साथ हमें चिल्लाना है कि तुम क्या कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। इनको धीरे धीरे और प्यार से पढ़ाने की ज़रूरत है। मानसिक मंद बालक यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होते हैं, जो दिव्यांग थोड़ा सा ये से होते हैं, जिनकी बुद्धि यानी कि IQ लेवल 70 से नीचे होती है, 70 से ये होता है ना कि, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बौद्धिक और सामाजिक तथा व्यक्तिगत कौशल में पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो कैसे इनका क्या क्वालिटी है कि हल्की मंदता होती है, ठीक है, दूसरा मध्यम है, और तीसरा गंभीर है। तो हल्की मंदता है तो ये शिक्षण योग्य हैं, और जो मध्यम होते हैं इसमें प्रशिक्षित योग हैं, आप इनको ये करना होगा, और जो गंभीर होते हैं उनमें देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। धीमी समझ, सामाजिक व्यवहार में कठिनाई, और आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं ये। तो इनके लिए क्या होता है कि इनका जो दैनिक काम जो होता है ना, उसमें भी इनको दूसरों की सहायता यानी कि असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इनके लिए क्या होता है, शैक्षिक उपाय क्या है कि इनके लिए विशेष स्कूल होता है, जहाँ पर विशेष रूप से ट्रेंड टीचर होते हैं जो इनको पढ़ाते हैं, इनके दैनिक जीवन के कार्यों को इनको सिखाते हैं धीरे धीरे, और छोटे छोटे लक्ष्य बना करके इनका अधिगम का कार्य इनका करवाते हैं। और माता पिता को हमेशा समय समय पर परामर्श भी देते हैं, उनसे परामर्श लेते भी हैं। तो हम ये जानते हैं कि हर बच्चा जो होता है वो हमारा विशेष बच्चा होता है, और असाधारण बच्चों को उनकी क्षमताओं के अनुसार अवसर और सहायता देना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक शिक्षक के रूप में हमें चाहिए कि हम उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके अनुकूल शिक्षण का माहौल बनाएं, उनके अनुकूल हम लोग पढ़ाने के लिए सिलेबस तैयार करें, उनके अनुकूल हम लोग पढ़ाने के लिए मटेरियल तैयार करें, और अलग अलग तरीके अपना करके उनको हम लोग पढ़ाने का कोशिश करेंगे। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जो कि आपका रिलेटेड था शिक्षा और उनके ये मनोविज्ञान से, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे आपका बहुत ही अच्छा मतलब कि वैल्यूएबल क्वेश्चन आएगा। तो इसको आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छा से करना है। और जैसे ही ये टॉपिक, एक और टॉपिक बचा हुआ है लास्ट का, उसके ख़त्म होने के बाद एक हम लोग मैराथन रिवीजन करेंगे 1000 क्वेश्चन के साथ में, और 1000 क्वेश्चन हम लोग हर एक टॉपिक को लेकर के चलेंगे, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर विचार करेंगे, और मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन उसी में से आना चाहिए। तो हम लोग उस पर फोकस भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, और समझ में अगर कहीं भी अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा।
ठीक है, कमेंट पे आप लोग लिखिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तब भी लिखिए, समझ में आ जाता है तब भी लिखिए। लिखने से क्या होता है ना, वो हौसला बढ़ता है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि आप किस प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोग प्रेरित कीजिए, बेल आइकन्स बजाते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। और बताइए कि आपको और क्या जानना है, किस तरह से। जैसे ही हम लोग का ये क्लास ख़त्म होगा उसके बाद फिर हम लोग एक मैराथन रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये क्लास संपन्न होगा। तब तक के लिए आज हम लोग बस यहीं पर रखते हैं, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे आप लोग के साथ में। तब तक आप लोग खुश रहिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और यही मौका है जब आप क्रैक कर लेंगे हर चीज़ को। तो तब तक के लिए आप लोग ये रखें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय।